आउट ऑफ द बॉक्स विद ज़ैद अख्तर शो में हमारे साथ मौजूद हैं मिसिज राना तौकीर साहिबा। सोशल एक्टिविटीज में आप काफी दिलचस्पी रखती हैं। सोशल वर्क एक ऐसी चीज होती है ज़ैद, जब आप एज अ वॉलंटियर काम करते हैं तो आपको दुनिया को बहुत करीब से देखने का मौका मिलता है। राना साहिबा, आपकी नजर में सक्सेस क्या है? मेरी नज़र में सक्सेस है कंटेनमेंट। एआई दुनिया पे क्या असर डालेगी? फिर इसी तरह जो एआई है इस तरह हमको अपने कब्जे में, हम इसके बगैर काम ही नहीं कर सकेंगे। खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमान की और परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स विद ज़ैद अख्तर शो में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज भी आउट ऑफ द बॉक्स विद ज़ैद अख्तर शो को पसंद करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत प्यारी खास मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। तारुफ ये है कि ज़बरदस्त सोशल एक्टिविस्ट हैं, इसके साथ फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं और ब्लॉगर भी हैं। स्टूडियो 28 जो कि एक ज़बरदस्त कॉर्पोरेट वेन्यू फराहम करता है, प्रोवाइड करता है लोगों को अपने कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए, उसकी फाउंडर ऑनर भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस राना तौकीर साहिबा। आइए आउट ऑफ द बॉक्स विद ज़ैद अख्तर शो में उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ज़ैद। क्या हाल है राना साहिबा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आज आउट ऑफ द बॉक्स विद ज़ैद अख्तर शो को टाइम देने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया ज़ैद फॉर हैविंग मी हियर। यू वेलकम, बहुत शुक्रिया। राना साहिबा, पहला सवाल तो मैं ये करना चाहूँगा क्योंकि आपके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपके करियर के साथ। सबसे, क्योंकि पब्लिशर भी हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हैं, तो ये बताएं कि राइटिंग करियर का आगाज़ कैसे किया? ज़ैद, राइटिंग का मुझे हमेशा स्कूल के ज़माने से शौक़ था। मैं स्कूल के मैगज़ीन्स में लिखती रही, कॉलेज में लिखती रही, यूनिवर्सिटी तक आते आते कुछ पब्लिकेशंस में लिखना शुरू कर दिया। फिर बाद में प्रॉपर से मतलब एज अ फ्रीलांसर, मगर एज अ फीचर राइटर मैंने मैगज़ीन्स को ज्वाइन किया। क्या बात है। और उसके बाद एक अरसे बाद मुझे कनाडा मूव किया थोड़े अरसे के लिए, तो उस वक्त वहाँ पे ये सारे ऑनलाइन फोरम्स आ गए थे और प्रिंट मीडिया आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था। तो फिर मैंने वहाँ पे ऑनलाइन लिखा, हफिंगटन पोस्ट के लिखा, medium.com के लिए लिखना शुरू कर दिया था। तो ये एक सफ़र है जो चलता चला जा रहा है। फिर मैं मुख्तलिफ ब्लॉग्स लिखती रहती थी। इन द गॉड्स लैंड के नाम से वो ब्लॉग लिख रही थी। उसमें छोटी छोटी जो मेरी ऑब्जर्वेशंस होती थी ज़िंदगी की, वो लिखती थी। फिर उसको अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो एक दफ़ा मैंने देखा किसी के लिए मैं रिसर्च कर रही थी, वो बुक पब्लिश करना चाहती थी। क्या बात है। तो मैं रिसर्च कर रही थी कैसे करें, तो मैंने देखा कि अमेज़ॉन पे फ्री बुक पब्लिशिंग हो सकती है। ओह, वेरी नाइस। तो मैंने अपने सारे ब्लॉग्स कंपाइल करके और अमेज़ॉन पे इसी नाम से, इन द गॉड्स लैंड के नाम से, अपनी एक ऑनलाइन बुक पब्लिश कर दी है। वेरी नाइस। ये किस सन में किया आपने पब्लिश? ये अभी इसको 1 साल हुआ है, मुश्किल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसके साथ साथ क्योंकि पाकिस्तानी हालात हम देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, तो क्योंकि आप यूथ मोटिवेशन भी है, सोशल वर्क भी करते रही हैं, तो उस हवाले से कुछ ख्याल इजहार मैं चाहता हूँ आप। देखिए, एक चीज़ होती है एम्प्लॉयमेंट और एक चीज़ होती है एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयमेंट मतलब ये कि मुल्क में जॉब के मौके हैं कि नहीं हैं, उसके लिए आपको चाहिए होती है, आपको एकेडमिक स्किल चाहिए होती है। अगर आपको जिस जॉब पे जा रहे हैं, आपने कोर्स किया हुआ है, आपने तालीम हासिल की है, तो आपको वो जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आप सुपरवाइजर से पूछें, मैनेजर से पूछें, सीईओ से पूछें, तो वो एक जॉब के लिए एक वो देते हैं, इश्तिहार देते हैं, कई 100 लोग आते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा उसमें से 2 कैंडिडेट भी ऐसे नहीं होते हैं जिन्हें वो सिलेक्ट कर सकें। बिल्कुल सही है। उसकी वजह ये कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंडस्ट्री के मुताबिक एजुकेशन नहीं दे रहा है। हमारा कोर्स आउटडेटेड है, हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ गई है, हमारी जो जॉब रिक्वायरमेंट है आगे बढ़ गई है। सही है। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, एक होता है एम्प्लॉयमेंट, एक होता है एम्प्लॉयबिलिटी। बिल्कुल सही।
एम्प्लॉयबिलिटी आपने, आपके पास रिक्वायर्ड स्किल है, आपने नौकरी मिल गई, लेकिन उस नौकरी को मेंटेन रखने का नाम है एम्प्लॉयबिलिटी। यानी आपके पास वो सॉफ्ट स्किल, उसके लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स चाहिए होते हैं। मसलन ये कि आप जब ऑफिस में जाते हैं, आप कैसा एनवायरनमेंट लेके जाते हैं, आप अपने कुलीग से किस तरह मिलते हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं, आप वक्त की पाबंदी करते हैं कि नहीं है, आप डेडलाइंस मीट करते हैं कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो हम ये देखते हैं कि जॉब्स तो कम हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, और सारी दुनिया में कम है और हो रही हैं, मगर हमारे जो लोग हैं उनमें खासकर सॉफ्ट स्किल्स की बहुत कमी है। उसकी वजह ये स्किल है, टैलेंट क्या होने चाहिए? उसमें एक चीज होती है, जैसे मैंने कहा, वक्त की पाबंदी, आप अपने आप को टाइम मैनेजमेंट करें। परफेक्ट। दूसरी चीज है, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप कैसे ड्रेसअप होके जाएं, परफेक्ट। आप एंटर कैसे हों, आप उनसे अपनी सैलरी कैसे निगोशिएट करें, ये सारी चीजें थोड़ी सी ट्रेनिंग मांगती हैं। अगर आप फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं भी ले रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। आजकल आपको इंटरनेट पे बहुत सारे इस तरह के मशवरे मिल जाते बिल्कुल सही हैं। है। फिर जब आपने जॉब कर ली है तो आपके साथ लोग हैं, तो आप उनसे कम्युनिकेट कैसे करते हैं। और कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि बस आप बोलें और बहुत बोलते रहें। बिल्कुल सही। कम्युनिकेशन है कि आप उनकी सुने, उनको समझें। और एक चीज जिसको हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, EI, कि आप लोगों के मिजाज को समझ सकें कि वो अगर आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर वो आपके साथ सिंसियर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर वो आपको, आपके पीछे पड़ गए हैं, आपके लिए रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं तो क्यों डाल रहे हैं। तो इसके लिए आपको अपने सामने बैठे शख्स को समझना पड़ता है। तो ये सारी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं अपने जॉब को कैरी करने की। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपने क्या क्या खिदमत अंजाम दी हैं? मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बेशुमार NGOs के साथ काम किया है। उसमें पाकिस्तान में भी है, मुख्तलिफ जगहों पे जाके मैं ट्रेनिंग्स दी हैं। Very nice. इस सिलसिले में मुझे बहुत सारी जगहें देखने का मौका मिला। मैंने स्लम एरियाज भी देखे हैं, वुमेन जेल में भी जाके देखा है। फिर मैंने कनाडा में जब एक NGO को ज्वाइन किया तो उनके साथ मैंने वहाँ पे उनके जो इश्यूज थे उनके लिहाज से वो देखा। मैंने वहाँ मंदिर भी देखा, चर्च भी देखा। फिर मैंने यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट किया अपनी NGO को, तो वहाँ मुझे बेशुमार NGO जो दुनिया भर से आई थी उनको देखने को मौका मिला। तो अंदाज़ा हुआ कि दुनिया में किस तरह से जो ख़वातीन हैं या वैसे इन जनरल लोग कितना सफ़र कर रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है। राना साहिबा, आजकल के दौर में जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, नौजवानों में, यूथ में जॉब के हवाले से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, तो उस हवाले से क्या देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जॉब्स की कमी है, पूरी दुनिया में है, लेकिन हमारा जो यूथ है उसको ये समझना चाहिए कि ये जॉब्स की जो ये कमी है ये अगले 5 साल में डबल, ट्रिपल, बल्कि मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। और उसकी वजह ये है कि अब जो AI का दौर आ रहा है वो जो है आपकी सबकी जॉब्स ले लेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मिसाल के तौर पे जो अब कस्टमर सर्विस की जॉब्स है वो ये AI, बहुत सी जगह कंपनीज में कस्टमर सर्विस AI करता है। आप उनको उनके पास सारे सवालों के जवाब होते हैं, वो आपको दे देते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग, पहले जो डेवलप कंट्रीज थे उन्होंने अपने यूनिट्स ऐसे मुल्कों में लगा दिए जहाँ पे लेबर चीप था। बिल्कुल सही है। अब वो उनको वापस ले जाएंगे और वो सारा काम जो है वो रोबोट से करवाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स जो जाएंगी तो अब ये वापस नहीं आएंगी। बिल्कुल सही है। इसी तरह मुख्तलिफ फिजिकल जॉब्स हैं, माइनिंग है या और कोई फिजिकल वर्क है, वो जो जॉब्स जाएंगी वो अब वापस नहीं आएंगी। और AI जो कि अब AGI की तरफ जा रहा है, तो ये मतलब AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि वो आपके बात को रिस्पॉन्स करता है। AGI वो है जो AI को उसको जनरल इंटेलिजेंस दे रहा है, जो कि वो बाकी काम भी कर सकता है। मिसाल के तौर पे आपने एक रोबोट बनाया जो कि चेस बहुत अच्छा खेलता है, वो खेलेगा, हो सकता है आपको हरा देगा, मगर वो एक काम करेगा। बिल्कुल सही है। अब जो आ रहे हैं मिसाल के तौर पे ChatGPT, आजकल सबकी ज़बान पे हुई है,
وہ آپ کے کتنے کام کر دیتا ہے. بالکل ایسے ہی. وہ آپ کو رائٹنگ کے اتنے کام کرتا ہے کہ اب یو ایس، کینیڈا، انگلینڈ میں انہوں نے اسکول سے سبجیکٹ جو ہے ایسے رائٹنگ وہ نکال دیا ہے کیونکہ ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح. چیٹ جی پی ٹی کو آپ کوئی سوال پوچھ لیجئے، اس سے کہیے مجھے یہ پلان بنا کے دے دو، مجھے ٹریول کرنا ہے، مجھے گائیڈ کر دو. وہ آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن، ہر طرح کے آپ کو پلان بنا کے دے دے گا. تو مطلب یہ ہے کہ بیچ میں سے انسانی انٹریکشن نکلتا چلا جا رہا ہے. بالکل صحیح ہے. اور ایک جو ایسٹیمیٹ ہے اس کے مطابق اگلے 5 سال میں تقریباً 500 ملین جابز دنیا سے بالکل غائب ہو جائیں گے، اور وہ سارا اے آئی روبوٹس جو ہیں وہ ٹیک اوور. رانا صاحبہ، آپ کی نظر میں اے آئی دنیا پہ کیا اثر ڈالے گی؟ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتی ہوں. ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں مصطفیٰ سلیمان، امریکن کمپنی ہے ان کی انفلیکشن کے نام سے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ایکسپیریمنٹ کرا اپنی کمپنی میں، اور میں نے جو سافٹ ویئر تھا اس کو ایک ٹاسک دیا کہ میرے پاس $100,000 ہیں، مجھے ایک کمپنی بنانی ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ میں کیا کمپنی بناؤں اور اس کا مجھے بزنس پلان بتا. تو اس نے پہلے ریسرچ کری کہ اس دور میں کیا کمپنی ہونی چاہیے، کیا پروڈکٹ ہونی چاہیے، اس کا بزنس پلان بنایا، اس کا فائنینشیل پلان بنایا، اس کا بجٹ بنایا. سارا کام جو تھا ایک سافٹ ویئر نے ان کو آدھے گھنٹے میں کر کے دے دیا. اب آپ اس سے اندازہ کریں، یہ اگر کوئی کمپنی یہی کام کرے، اور اس نے وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ ان کو بینک سے لون کے لیے کال کر لے، اپوائنٹمنٹس کرا دے، میٹنگ کرا دے. بالکل صحیح ہے. تو کوئی شخص اگر کوئی کمپنی کھولے اور 50 آدمی رکھے تو بھی اتنا کام نہیں کر سکتا. اور جبکہ وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ سوتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے، اس کو بریک نہیں چاہیے، وہ بیمار نہیں ہوتا ہے، وہ ٹریفک میں نہیں پھنستا ہے. ایسا ہی ہے. بالکل اسی طرح جو اے آئی ہے، ایک دفعہ اس طرح ہم کو اپنے قبضے میں، ہم اس کے بغیر کام ہی نہیں کر سکیں گے. تو وہ پتہ ہی لگے گا کہ انسان کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اے آئی میں جو ہے وہ جنریٹو بھی ہے، وہ اس کی عقل بڑھ رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو اس کو فیڈ کرتے ہیں وہ کرتا ہے، وہ اس وقت اس موڈ میں آ گیا ہے کہ وہ خود سے ایوالو ہو رہا ہے، وہ خود سے جنریٹ ہو رہا ہے. ایک چیز آپ نے ٹریکٹر بنایا، آپ کو پتا ہے ٹریکٹر یہ کام کرے گا، لیکن ابھی آپ نے جو چیٹ جی پی ٹی بنا دیا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے. اور خود جو لوگ اے آئی کی کمپنی چلا رہے ہیں وہ اب اس بات سے خوف زدہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کہاں تک جائے. بالکل آپ کا کہنا صحیح ہے، اور دنیا اسی پہ قائم بھی ہے، اور آنے والا دور بھی اے آئی کا ہے. بالکل صحیح فرماتے ہیں. رانا صاحبہ، آپ کی نظر میں سکسیس کیا ہے؟ آپ اپنی پروفیشنل لائف میں سکسیس کی سٹوری کس طرح سے ڈیفائن کریں گی؟ میری نظر میں سکسیس ہے کنٹینمنٹ. آپ جو کام کر رہے ہیں اگر آپ اس سے مطمئن ہیں، وہ کام کر کے آپ کو اچھا لگ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہیں. اور اگر آپ اس سے ناخوش ہیں اور آپ پیسہ بھی کما رہے ہیں لیکن پھر بھی ناخوش ہیں، تو پھر وہ، میں اس کو سکسیس تو ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے. دنیا اسی کو سکسیسفل کہتی ہے جو کہ اچھا ریونیو جنریٹ کرتا ہے. لیکن اگر وہ خوش نہ رہے تو اس شخص کے لیے وہ جو ہے اتنا معنی نہیں رکھتا ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں وہ کام کروں جو مجھے اچھا لگتا ہے، اسی لیے میں والنٹیئر ورک کرتی رہی. کیا بات ہے. کیونکہ مجھے اس سے اطمینان ملتا تھا، مجھے اس سے خوشی ملتی تھی. تو بس میری جو انٹرپرینیور جرنی اتنی نہیں ہے جتنی والنٹیئر ہے. کیا بات ہے. یہ سن کر مجھے بھی خوشی ہوئی، کیونکہ لوگ یہاں پہ کسی بھی فرم میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیئرمین شپ چاہتے ہیں، وہ پیٹرن شپ چاہتے ہیں، وہ پریزیڈنٹ شپ چاہتے ہیں، لیکن آپ والنٹری بن کر خوش رہتی ہیں، تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے. رانا صاحبہ، اس اے آئی کے دور میں آپ کیا سمجھ رہی ہیں پاکستان کا کیا ہوگا؟ کہ پاکستان کے ساتھ ایک جو معیار ہے وہ مشکل ہے، وہ اس کے انفراسٹرکچر کا ہے. تو ہم اے آئی کے جو خراب اثرات ہیں اس کا تو ہم پہ اثر ہو جائے گا کہ جابس جا رہی ہیں، ہم دنیا میں پیچھے رہے جا رہے ہیں. لیکن جو اس کے اچھے اثرات ہیں اس سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے مشکل ہوگا. تو ہم دوہری مشکل میں گرفتار ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے، باہر ممالک میں ہر ایک کے گھر میں ایک ڈیوائس ہوتا ہے گوگل ہوم. وہ لوگ اس سے چھوٹا چھوٹا کام لیتے رہتے ہیں کہ گوگل ٹائم کیا ہوا ہے، گوگل ویدر کیا ہے، وہ بتا دیتا ہے. میرا الارم سیٹ کر دینا، مجھے اتنے بجے فون کرنا ہے، مجھے یاد دلا. اب وہ اس کو اتنا ڈیولپ کر رہے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ایلیکس یا وہ جو ہے
गूगल तुम मेरा अपॉइंटमेंट कर दो डेंटिस्ट से, या मेरे घर में 4 लोग आ रहे हैं, उसमें से 2 वेजिटेरियन हैं, 2 जो है ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तुम मुझे मेन्यू बता दो, ये मेरा बजट है और ये मेन्यू बना के तुम फूड ऑर्डर कर दो। बिल्कुल ऐसा ही है। ये हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, हमारा बैंकिंग सिस्टम ऐसा नहीं है कि हम उसको एआई से कनेक्ट कर दें, कर पाए। लेकिन जो उसके रिपरकशंस हैं वो पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। जो उसका जवाल जिन चीज़ों पे आएगा, जो जॉब्स जाएंगी, जो इंडस्ट्री बंद होगी, वो सब हम पे बहुत उसका असर ज़रूर होगा। क्या बात तो है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है और बहुत से ममालिक के मुकाबले में उसमें ज़्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। काफ़ी ममालिक में तो देख रहे हैं कि रोबोट्स वगैरह ऑपरेट भी कर रहे हैं ऑपरेशन इंसान। चाइना में एक उसने मेडिकल साइंस में तो बहुत सारे हैं, उसने हार्ट का ऑपरेशन किया है, इंजीनियर रोबोट्स आ रहे हैं, लॉयर रोबोट्स आ रहे हैं। जैसे आपने बताया एआई को आप प्रेफरेंस भी दे रही हैं, रोबोट अगर ऑपरेशन कर रहा है और उसकी अगर बैटरी अगर डाउन हो गई तो फिर कहाँ जाएगी दुनिया, वो इंसान कहाँ जाएगा? नहीं, वो इस बात का पूरा इंतजाम रखते हैं ना। और अब जो रोबोट्स आ रहे हैं वो तो जब उनकी बैटरी स्लो होने लगती है तो खुद ही जाके अपने बैटरी के स्टैंड पे खड़े हो जाते हैं। जो उनका अच्छा, चार्जिंग स्टेशन होता है, परफेक्ट। वो उससे पहले कि उनकी बैटरी डाई आउट हो जाए वो जाके चार्जिंग स्टेशन पे चले जाते वेरी हैं। नाइस। और उनकी जो इंटेलिजेंस लेवल है वो इतनी हो गई है अब जितना एक 9 साल के बच्चे की होती है। क्या बात है, क्या बात और आप इससे अंदाजा करिए कि इलॉन मस्क जिनकी कंपनी है न्यूरालिंक और स्पेस एक्स, और उन्होंने ये कहा है कि एक जमाना, एक टाइम ऐसा आ रहा है जब दुनिया में कोई जॉब बाकी नहीं रहेगी सिवाय इसके कि आप इनके लिए सॉफ्टवेयर लिखें। और थोड़े दिनों बाद वो सॉफ्टवेयर भी वो खुद ही लिखने लगेगा। ओह वेरी नाइस। इतने सॉफ्टवेयर आ जाएंगे और वो ऐसे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे कि उनकी इंटेलिजेंस लेवल ऐसा हो जाएगा कि वो मसलन अब कोडिंग जो है, अब आपको कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है। कोडिंग इतना बड़ा हाइप था कि जिसने कोडिंग सीख ली उसकी इतनी डिमांड होती थी। खुद पाकिस्तान में ही है जो प्रोग्रामर है, जो कोडिंग है, वो एक जगह काम करते हैं, थोड़े दिन बाद उनको दूसरी ऑफर आ जाती है। अब आपको सॉफ्टवेयर कोडिंग करके दे देता है, तो उसकी वैल्यू एज ए ह्यूमन खत्म हो गई है। तो इसके लिए तो हमारे यूथ को इस बात के लिए तैयार रहना है कि उसने हर 6 महीने बाद अपने आप को री इन्वेंट करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि पहले जो कमी होती थी वो लोग तालीम से पूरी कर ले। मिसाल के तौर पे MA BA किया, जॉब नहीं मिल रही, लोग कंप्यूटर साइंस में आ गए। उसके बाद मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स में आ गए, डिजिटल मार्केटर बन गए, वो वीडियोग्राफी कर ली, फोटोग्राफी कर ली, या इस तरह के और सारे छोटे कोर्सेज कर लिए, डेटा मैनेजमेंट कर लिया। तो अब आप अगर पढ़ भी लेंगे तो आप किससे मुकाबला करेंगे, कहाँ जाएंगे जब जॉब ही बिल्कुल नहीं अपनी बातों में ये कहा मुझे कि बताया हमारे देखने वाले नाज़रीन को एआई को आपने बड़ी प्रेफरेंस दी और दे भी रही है। राना साहिबा, आप समझती हैं कि एआई कोई प्रॉपर वे में पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट करवा रहा है? कुछ इंस्टीट्यूट्स तो हैं, और मैं नाम लेना चाहूंगी रेहान अल्लाहवाला साहब का। उन्होंने स्कूल्स खोले हैं कुछ, और मुझे नहीं पता वो फ्री ऑफ चार्ज हैं या चार्ज हैं, मगर वो बहुत छोटे लेवल पे बच्चों में एआई की एजुकेशन करवा रहे हैं। और उसके साथ साथ वो कुरान की भी तालीम दे रहे हैं एक ही इंस्टीट्यूट में, यानी साइंस और कुरान की तालीम दे रहे हैं, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन। राना साहबा, बहुत कुछ जानने को मिला, काफ़ी इंफॉर्मेटिव अल्हम्दुलिल्लाह सेशन रहा आपके साथ, और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू थी। मैं चाहता हूँ हमारे देखने वाली यूथ और पाकिस्तानी मीडिया को कोई ख़ास आखिर में पैगाम देना चाहेंगी? यूथ को तो मुझे ये कहना है कि खुदा के वास्ते आप जाग जाइए, अपना फोकस जो है वो टिकटॉक से और यूट्यूब वीडियोस से उनसे हटा लीजिए। आप इस पे फोकस करिए कि दुनिया इस वक्त कहाँ जा रही है। आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप को टाइम देने की, अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप उस पर तवज्जो दीजिए, बजाय इसके कि किसने क्या पहना है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। इस सारे सोशल जो इवल्स हैं इनसे निकल आइए और इसको मजीद तालीम हासिल करने या फोकस करने पे कि इस वक्त दुनिया जा किधर रही है, आप इस पे फोकस करिए। क्या बात है राना साहबा, थैंक यू सो मच आज आउट ऑफ द बॉक्स विद ज़ैद अख्तर शो में टाइम देने के लिए। नाज़रीन, इसी तरह की गुफ्तगू, इसी तरह से इंफॉर्मेटिव सेशंस
اور مزے مزے کی گفتگو آپ مزید ہمارے سیشنز میں، ہمارے شوز میں، ہمارے پروگرامز میں جانتے رہیں گے. تو جڑے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا. ہمارے ساتھ موجود تھیں، بہت پیاری گفتگو، بہت انٹلیکچوئل سیشن ہماری مسز رانا توقیر صاحبہ کے ساتھ جاری اور ساری تھا. اس بات، اس خیال اور اس اظہار کے ساتھ اپنے میزبان زید اختر کو دیجیے اجازت کہ آپ نے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ و نگہباں.